बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रह चुके सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश ने जेडीयू का दामन थाम लिया। इस दौरान नीतीश कुमार ने पार्टी में शामिल होने पर शुभानंद मुकेश का स्वागत किया। जदयू नेता शुभानंद मुकेश ने एन न्यूज लाइव से खास बातचीत करते हुए कहा कि सभी राजनेता आम आदमी के हित में काम करने का दावा करते हैं, लेकिन यह साफ हो चुका है कि ऐसी बयानबाजी उनकी मानसिकता से मेल नहीं खाती। सदियों से दरबारी संस्कृति का ठिकाना रहा है, जहां दरबारियों और सत्ता के दलालों की तुती बोलती रही है, जहां कानून के शासन के बजाय चीजें लेन देन और अपने इष्ट मित्र से तय होती रही है, और जहां अधिसंख्य आबादी को यह एहसास कराया गया है कि उनके होने न होने का कोई मतलब नहीं है। जदयू की नीतियां अथवा उनका घोषणा पत्र बंद कमरों में तय नहीं किए गए, बल्कि लगातार हुई जनसभाओं और विशेषज्ञों की राय के आधार पर इसे बनाया गया है। जदयू पार्टी ने न सिर्फ सहभागितापूर्ण लोकतंत्र को एक नया कलेवर दिया है, बल्कि भारतीय राजनीति के नियमों को भी बदला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार निसंदेह बदल रहा है। और मैं हूं संतोष कुमार झा। कहलगांव सप्तऋषियों की तपोभूमि रही है और यहाँ की बहुत ही समस्या है। वैसे कहा जाए तो 3 अंतहीन समस्या है: NH-80, धूल और जाम। आज हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के नेता शुभानंद मुकेश जी। राजनीति में जड़ता को चुनौती देने के लिए ये राजनीति में आए हैं। वैसे हैं ये बेसिकली इंजीनियर, और इन्होंने बहुत देश विदेश में सेवा किया है। और इनके पिताजी सदानंद बाबू यहाँ के लव प्रतिष्ठित नेता रहे, और अभी हाल ही में इन्होंने जदयू ज्वाइन किया है। तो हम इनसे जानते हैं कि राजनीति में आने का क्या कारण है। राजनीति में आने का कारण विशेष नहीं, जनसेवा है। और क्योंकि पिता ने 52 साल से ज़्यादा इस धरती को, इस मिट्टी को सींचा है, तो मेरा भी कम से कम इतना तो दायित्व है। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया है कि उनके अधूरे काम को मैं उस जनसेवा को आगे बढ़ाऊं, और लोगों की जो सेवा उन्होंने की है उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उनकी सेवा करूं। सर, राजनीति में जड़ता आ गई है, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। कुछ अच्छे लोग आए हैं और राजनीति को नई दिशा दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी इनके सही उदाहरण हैं कि उन्होंने उस समय राजनीति में आए जिस समय आदमी सोच नहीं सकता था कि एक इंजीनियर, पढ़ा लिखा इंजीनियर नौकरी छोड़ करके, बिहार सरकार की नौकरी और बहुत सारी नौकरी उनको मिल सकती थी, छोड़ करके राजनीति में आ जाएंगे। आए, संघर्ष किया, आज बिहार को सुनहरे 16-17 वर्ष अपने सेवा काल में दिया, इतना विकास हुआ है। तो कुशल नेतृत्व का मिलता है, उसका इनाम मिलता है, देश को मिलता है, प्रदेश को मिलता है। तो ये इसी सोच से एज ए रोल मॉडल हैं हम लोग के लिए भी। तो लगता है कि जब उन्होंने इतना संघर्ष किया है तो हम लोग भी उनके राह में आगे बढ़ें, संघर्ष करें, और इस राजनीति में कुछ बेहतर करने की इच्छा है और इसीलिए आए हैं। कहलगांव की 3 अंतहीन समस्या है: NH-80, धूल और जाम। इससे बहुत ही प्रभावित हैं लोग। कहलगांव का एक विकास समझिए रुक गया है। तो इसके पीछे कारण और निदान वो बताएं। देखिए, जो आप NH-80 की बात करते हैं, तो NH-80 पर जो मुख्य समस्या अभी आ रही है वो है अत्यधिक जो इस पर वाहन का परिचालन है। बहुत सारे वाहन चलते हैं। पहला तो है जो NTPC के माध्यम से निकलता छाई, वो जो फ्लाई ऐश निकलता है, उसका परिचालन है। करीब 50-50 टन के हाईवा हैं, डंपर्स हैं। और ये जो सड़क बनी है वो उस मानक की है। सड़क बनी होगी 20 टन मैक्सिमम, हमको लगता है 18-19 टन की बनती है, और उस पर ट्रक अगर चलेंगे 50 टन के, तो कहाँ से सड़क कितनी बर्दाश्त कर पाएगी। तो पहले कहीं ना कहीं स्पेसिफिकेशन में इशू है।
उसके बाद एनटीपीसी जैसी नवरत्न कंपनी जो भारत सरकार के अधीन है, क्यों नहीं एक रेलवे की स्पेशल साइडिंग बना लेती है, रेलवे का एक स्पेशल एरिया बनवा लेती है जहां से ये फ्लाई ऐश लोड करके रेलवे के माध्यम से डिस्पैच करे, जो एक मतलब 10% या 20% समस्या का निदान करेंगे। दूसरा है मिर्ज़ा चौकी से जो आ रही छर्री जो जाती है और अन्य जगहों पर, तो इस पर मेरा एक सुझाव होगा। अब झारखंड का ये मसला है, बिहार का मसला है, तो इसमें अगर दोनों बिहार और झारखंड सरकार दोनों सहमत हो जाए तो कहीं ना कहीं अगर जो जल परिवहन का इस्तेमाल हो, जहाज़ों का इस्तेमाल हो, उससे इस सड़क पर थोड़ा लोड कम होगा, जाम की समस्या घटेगी। लेकिन ये सारी चीज़ को रूपरेखा देने के लिए किसी को आगे आना होगा, और ये सिर्फ बातें करने में अच्छा लगता है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन करने के लिए ज़मीन पर प्रयास करने होंगे, बहुत सारे विभाग में दौड़ना होगा, कहना होगा, और ये प्रयास करने के बाद हमको लगता है समस्या का निदान निकलेगा। अगर समस्या नहीं होगी तो फिर हम लोग नहीं होंगे, इतनी प्रतिनिधियों की ज़रूरत नहीं है, तो समस्या है तब प्रतिनिधि है, तब हम लोग समाज सेवी हैं, तो हम लोग का भी कुछ रोल है इस समाज के लिए, तो हम लोग कुछ करेंगे और अपेक्षा करते हैं कि हमारे प्रतिनिधि जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस चीज़ का संज्ञान लें। और मैं चाहूँगा कि एनटीपीसी के माध्यम से पहला तो उसको एलिमिनेट कर दें, फ्लाई ऐश यहाँ से नहीं जाए, वो रेलवे साइडिंग के माध्यम से जाए, निजात मिलेगा। आपने सही कहा, यहाँ एनटीपीसी का एक सबसे बड़ा समस्या है फ्लाई ऐश का निपटारा, और इसको यूँ कहें कि कब फटेगा फ्लाई ऐश बम, ये बम ही है। तो आप पर्यावरणविद होने के नाते थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। देखिए, फ्लाई ऐश जो अभी भारत सरकार ने पर्यावरण दृष्टिकोण में ये रखा है कि फ्लाई ऐश की ईंटें बनेंगी, और अगर आप सबौर से यहाँ तक आ जाएं, घोघा के आगे तक चले आएँ, तो आपको दिखेगा कि तकरीबन 50-60 ईंटें के भट्टे हैं जो कार्यरत हैं, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्लाई ऐश जो यहीं पर एनटीपीसी के माध्यम से बगल में उपलब्ध है, और उनकी ईंटें बनने चाहिए, ना कि धरती का मिट्टी निकाल करके। तो ये एक मसला है, फ्लाई ऐश का एक निदान करने का रास्ता है। फ्लाई ऐश को कहा गया है कि सड़कों में इस्तेमाल किया जाएगा, फ्लाई ऐश का बहुत तरह का कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो सकता है। तो ये दायित्व एनटीपीसी पर है कि किस तरह से उसका निष्पादन करे, कितने लोगों को प्रमोट करे, कितने प्रमोटर्स को वो फ्लाई ऐश दे करके ईंटें बनवाए, पेवर्स ब्लॉक बनवाए, तो अनगिनत चीज़ बेंचेज बनवा दें। क्या नहीं बन सकता है वो आप किसी को बाउंड्री के लिए वो पिलरिंग बना सकते हैं, क्या बहुत सारी चीज़ें हैं। चाहे एनटीपीसी तो कुछ भी है, ये तो मामला छोटा है। जब 2600 मेगावाट आप जनरेट कर सकते हैं तो फ्लाई ऐश को डिस्पोज नहीं कर सकेंगे, तो मतलब, और वो भी 30-35 साल अगर इस कंपनी को हो गया हो, तो हमको लगता है रग रग से ही लोग वाकिफ़ हैं कि कैसे क्या करना है। और अगर अभी तक इनके पास इसका निराकरण है, तो मैं समझता हूं कि असक्षम पदाधिकारी यहाँ पर हैं जो इस एनटीपीसी को चला रहे हैं, जो या उनका इस पर ध्यान नहीं। एडवेंचर भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो आपने शायद माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, कौन सा? माउंट कांग येत्से है, जिसकी ऊंचाई 22,000 लगभग 22,000 फीट है, और वो लेह लद्दाख के से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट 29,000 है, 7,000 ज़्यादा है। तो 22,000 तक भी मैं जो गया हूँ बिना ऑक्सीजन के गया हूँ, और लंबी चढ़ाई थी, 15 दिन लगे वहाँ तक पहुँचने में, संघर्ष होता है और कठिनतम था। इच्छा थी कि मैं एवरेस्ट चढ़ जाऊँ, लेकिन पता नहीं, समय ही नहीं मिल पाया, राजनीति में आ गया। तो अगर 1 साल का और कोरोना 2 साल नहीं हुआ होता, तो मैं अपना लक्ष्य रखा था कि 2019 या 20 तक मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊँगा। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
ये हमारे जहाँ मैं काम करता था टाटा स्टील में, हमारे एडवेंचर वहाँ के फाउंडेशन की जनरल मैनेजर हैं बछंद्री पाल जी, जो उन्होंने 1984 में भारत की पहली महिला होने का एवरेस्ट पर चढ़ने का गौरव हासिल किया है और पद्म विभूषण, बहुत सारे पद्मश्री सबसे नवाजी गई हैं। तो उन्होंने बहुत प्रेरणा दी थी और उन्होंने सिखाया भी है, उन्होंने लेके गए थे। तो उन्होंने पहली बार उनके साथ 14,000 फीट पर मैं चढ़ा। उसके बाद उन्होंने प्रेरणा दी तो फिर हिमाचल में एक माउंट कनामो है 19,800, उसके बाद ये तीसरा था जो माउंट कांगेज से 22,000 तक। तो चौथा मैं सोचा था कि एवरेस्ट चढ़ जाऊंगा, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी ये मुझे सौभाग्य नहीं मिल पा रहा है। देखते हैं, अगर कोशिश जारी है, अगर हो पाया तो एवरेस्ट फतह करने की कोशिश ज़रूर रहेगी। और ये पूछना चाहते हैं कि आप अभी युवा हैं, तो युवाओं के लिए कुछ तो संदेश आप दें। देखिए, एक मैं जो इन दिनों अपने ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहता हूँ और लोगों के बीच जाता हूँ, तो एक बड़ा युवाओं से एक उदासीन ये अपने माँ पिता के प्रति रवैया देखता हूँ, क्योंकि मैंने पिता के उस कुछ ही समय रहा, बहुत नहीं 3-4 साल मैं बहुत जुड़ा रहा उनसे, और उस बीच में अपना नौकरी करता था, लेकिन पिता से स्नेह मिलता था। जो पिता और माता की सेवा करते हैं इस धरती में, मुझे नहीं लगता है कि उन्हें कोई भाग्य और भगवान की सहायता की ज़रूरत है। उन्हीं की सेवा कर लीजिए, वो और वही आपके लिए इतने आशीर्वाद दे देंगे कि आपको और किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ये चीज़ धीरे धीरे माँ पिता के प्रति वो सम्मान, वो स्नेह घटता हुआ दिखता है। लोग अधिकतर मोबाइल पर ही व्यस्त रहते हैं और वो माँ पिता के लिए चले गए, माँ पिता के माँ के पैर में तेल लगा दिया, ये सब सौभाग्य अब देखने दुर्लभ हो गया है। युवा जो है नशा से लत है, हमारे प्रखंड में ज़्यादा दिखता है, तो क्या कारण रहा? देखिए, ये कहीं न कहीं युवा हताश हैं, निराश हैं आखिर, और हमारा भारत जो है युवाओं का देश है। अभी जितना युवा हैं, तो आखिर क्या कारण है? या चूँकि आप एनालिस्ट हैं, एनालिसिस भी करते हैं, तो उस हिसाब से तो देखिए, एक चीज़ है, ये जो इंटरनेट है, ज़रूरी नहीं है जो जितना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये सब सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो। इनका इस्तेमाल कुछ गलत चीज़ों के लिए भी होता है, बहुत सारी चीज़ इसमें ये भी है। और ये ड्रग्स जो है, मुझे जानकारी हुई है कि कहलगांव भी उस चपेट से बाहर नहीं है, काफ़ी प्रचलन हो गया है कहलगांव में भी ड्रग्स का, और युवा को सीधे लत लग जाती है और एक नशा है। लोग समझते नहीं हैं कि कितना बड़ा जहर वो खा रहे हैं या पी रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है। और मुझे लगता है कि थोड़ा कहीं न कहीं युवा दिशा विहीन होते जा रहे हैं और बहुत जल्दी की जो चाहत है कि बहुत जल्दी सब कुछ पा लें, वो पैसा भी चाह लें, वो परिश्रम के बिना सब कुछ पा लें, तो ये चाहत कहीं न कहीं युवा को गलत रास्ते में धकेल देती है। और युवा एक बार गलत रास्ते में चला जाता है तो फिर वो लौट नहीं पाता, वो आगे उसमें दलदल में फंसता चला जा रहा है। तो यही है। और अगर आप जल्दी पैसा कमाने की चाहत रखते हैं तो गलत लोगों के संगत में आएंगे, गलत संगत में आएंगे तो इस तरह का चीज़ आम बात हो जाती है। और यही मुझे लगता है कि मूल जड़ जो है यही है, जल्द में पैसा कमाइए, यही इन लोगों की सोच है। मेहनत करना थोड़ा अब इन लोगों के लिए कठिन होता जा रहा है। हमसे खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामना भी। धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला और मेरी शुभकामना है। अभी नवरात्र शुरू होने वाला है 2 तारीख से, और मैं कहलगांव और तमाम बिहार वासियों को नवरात्र की, चैती नवरात्र की शुभकामना देता हूँ। माह रमज़ान भी 3 तारीख से शुरू होता है। हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को भी रमज़ान महीने की मुबारकबाद देता हूँ, और सबको तरक्की, उन्नति, स्वास्थ्य रहे, सब स्वस्थ रहें, क्योंकि पिछले 2 साल में जो स्वास्थ्य का हाल है, तो हम तो यही मनाएंगे कि अगर स्वस्थ रहिएगा तब देश और प्रदेश और अपने परिवार के काम आइएगा। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।